नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना, समझना। रटने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी, तो रटने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब चूंकि हम लोग लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी अर्थ पर देखोगे तो हमारी अर्थ पर ना ढेर सारी अलग अलग तरह की स्पीसीज देखने के लिए मिल जाएंगी। क्यों भाई, सही बात है। अगर मैं यहाँ अपनी अर्थ पर बात करूं तो यहाँ पर हमको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। भाई एक ही जगह पर हम सब लोग हैं ना, अलग अलग तो रह नहीं रहे हैं। भाई यहीं पर अपन को डिफरेंट टाइप की मिल जाएगी। हम इंसान लोग भी यहीं पर हैं, लॉयन भी यहीं पर है, टाइगर भी यहीं पर है, ठीक है। और क्या है भाई, आपका मंकी भी यहीं पर है, डंकी भी यहीं पर है, हॉर्स भी यहीं पर है। इसके अलावा आप प्रोकैरियोट्स में चले जाओ तो बैक्टीरिया भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लांट्स में अगर आप चले जाओ तो सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो भी यहीं मिल जाएंगे। इंसेक्ट्स आपको यहीं मिल जाएंगे। सब कुछ जो है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। सब कुछ इसी अर्थ पर देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो अपन को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पर, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, देखो डाइवर्सिटी का मतलब तो होता है विविधता, मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें अपन कहते हैं ना अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टाइप के। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? लिविंग वर्ल्ड है ना। तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड के ऊपर ही चर्चा करेंगे, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ऐसे कितने हैं सर, कभी हमने गिनती किया है क्या? की है। आज तक जितनी भी स्पीसीज हमने डिस्क्राइब की हैं वो लगभग 17 से 18 लाख हैं। कितनी है भाई? 17 से 18 लाख। 17 टू 80 लाख। 17 से 18 लाख हैं अभी तक जितनी भी हमने डिस्क्राइब की है। 17 से 18 लाख स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पर। बहुत है भाई, 17 से 18 लाख। इसी को अपन चाहे तो मिलियन में लिख सकते हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। इसी को मिलियन में बोलना चाहो तो मिलियन में लिख सकते हो, 1.7 से 1.8 मिलियन। इतनी स्पीसीज हमारे अर्थ पर अभी तक मौजूद है, ठीक है, टिल नाउ तक। और ये आगे बढ़ भी सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती हैं भाई। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो स्पीसीज है, ये डेस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं, इतनी हम लोगों ने पता कर रखी हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्या है भाई? ये डेस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि हाँ इतनी स्पीसीज हमारी अर्थ पर अभी मौजूद हैं। और जैसे जैसे हम लोग नए नए एरियाज, अभी भी हमारे अर्थ पर ऐसे एरिया हैं जो हमने कभी देखे नहीं है, तो जैसे जैसे हम लोग अपनी अर्थ पर नए नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, ये जो नंबर है वो और बढ़ता जाएगा। 17-18 होने वाले, हो सकता है आने वाले 100 साल में ये 20 लाख तक पहुंच जाए, 25 लाख तक पहुंच जाए, कितना भी हो सकता है। ठीक है जी। चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, जैसे टैक्सोनॉमी। अब भाई हमारे पास जो स्पीसीज मिलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछली क्लासेस में आपको समझाए हैं। तो ये जो टैक्सोनॉमी है, पहले इसकी चर्चा करते हैं कि ये जो शब्द है टैक्सोनॉमी, ये कहां से आया है और इसका मतलब क्या है।
ये जो शब्द है ना टैक्सोनॉमी, इसमें दो शब्द है ग्रीक भाषा के। कहां से आया भाई ये? टेकन फ्रॉम, या सिंपल सा जो अपनी अच्छी लैंग्वेज है उसमें लिखो, डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। कौन से भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। दो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, उनसे लिया है ये टैक्सोनॉमी। कौन कौन से हैं वो दो शब्द? एक तो है टैक्सिस, एक शब्द तो ये रहा टैक्सिक, और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है नोमोस। नोमोस। तो एक है टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। टैक्सिस का मतलब क्या है? टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, ऑर्डर, प्रॉपर उनका अरेंजमेंट जो होता है वो हो गया। अरेंजमेंट, या फिर हम लिखें ऑर्डर। एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हम लोग स्पीसीज को रखते हैं, ये टैक्सिस का मतलब हो गया। और नोमोस का मतलब होता है लॉ, नियम, लॉ। यानी कि कोई भी स्पीसीज है उसको हम लोग एक प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करके रखते हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको एक पर्टिकुलर टैक्सा में, एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में उसको रखते हैं। यही है टैक्सोनॉमी। चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी तो मैं खाली वो बातें बता रहा हूं जो हमने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ी है। ये जो शब्द है ये दिया किसने है? टैक्सोनॉमी। ये जो शब्द है ये सबसे पहली बार किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा ना, उस साइंटिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टैक्सोनॉमी शब्द दिया है। तो साइंटिस्ट है APD कैंडोल, गिवन बाय APD कैंडोल। याद रखिएगा ये टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है? APD कैंडोल ने। इनका पूरा नाम पता है? APD नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो कैंडोल शब्द याद रख लो। फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगस्टिन पायरामस डी कैंडोल, ये पूरा नाम है इनका। A फॉर है अगस्टिन, अगस्टिन। P फॉर है पायरामस, पायरामस, और फिर डी कैंडोल। ये इनका पूरा नाम है। पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, अगस्टिन पायरामस डी कैंडोल। आपने शायद सुना ही पहली बार हो इनका ये पूरा नाम। ये इनका पूरा नाम है, वैसे जरूरत नहीं है, आप तो बस डी कैंडोल याद रख लो, वही बहुत है। इनकी एक किताब भी है, उसका नाम है थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बॉटनी का। ये कैसा नाम हुआ? थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बॉटनी का। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे तो फ्रेंच लैंग्वेज में ये नाम है। क्या नाम है इनकी बुक का? थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बॉटनी का। वो बुक का नाम लिख लो, थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बॉटनी का, डी ला बॉटनी का, ठीक है। सॉरी, बॉटनी, ये आएगा ना, बॉटनी का। ये कैसा नाम हुआ? ये फ्रेंच लैंग्वेज में है बाबू। किस भाषा में ये नाम है? ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, इसलिए अपन को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको ये याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। फ्रेंच लैंग्वेज में है ये नाम, थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनी का। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इसका जो इंग्लिश नाम है ना वो ये है, इसी बुक का जो इंग्लिश नाम है वो भी आप लोग याद रखना, थ्योरी ऑफ एलिमेंटरी बॉटनी। ये किन की बुक है भाई? APD कैंडोल की बुक है, ये याद रखना, APD कैंडोल की बुक है ये, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी या एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। एलिमेंटरी थ्योरी ऑफ बॉटनी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, चाहे आप बोल दीजिए थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, या फिर बोल सकते हो एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी। ये इंग्लिश में है। ये कब पब्लिश हुई थी ये किताब? 1883 में, पब्लिश्ड इन 1813, 1883 के अंदर ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी।
याद कर लेना। उसी बुक के अंदर इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया है। ये टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो इन्होंने ही दिया था, अपनी इसी बुक में बताया है। तो यहां पर टैक्सोनॉमी को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, क्या है टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो क्या है भाई, कैसे डिफाइन करोगे टैक्सोनॉमी को? टैक्सोनॉमी बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, पिछली क्लास में भी मैं बता चुका हूं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी लिखो ना, जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of organism, यही है भाई टैक्सोनॉमी। यानी ओवरऑल इस टैक्सोनॉमी में ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी हैं तीन चीजें भाई? इसके अंदर है आइडेंटिफिकेशन, कोई भी स्पीसीज है उसको पहले अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसका नॉमेनक्लेचर कर दो, और फिर उसका क्लासिफिकेशन कर दो। ये तीन चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। इन्हीं तीन चीजों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं कि ये है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होती भी कई प्रकार की है, जैसे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी लिखें आप, हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जैसे कि एक होती है आपकी साइटोटैक्सोनॉमी, एक होती है साइटोटैक्सोनॉमी, एक ये है भाई। इसका क्या मतलब होता है साइटोटैक्सोनॉमी? साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग प्लांट के जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनका यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में। यूजेस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम प्लांट के कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे? जो उसके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर है उनको इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, और इन सॉल्विंग द टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉमिक प्रॉब्लम, जैसे हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है, या सिंपल सा लिख लो। अब लिखना क्या, वो तो लिखा ही है साइटोटैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्व करने में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या मतलब है, कौन से होते हैं भाई साइटोलॉजिकल कैरेक्टर? क्या होते हैं साइटोलॉजिकल कैरेक्टर? ये कौन से होते हैं? ये तो हमने पहले कभी नहीं सुने बाबू। सुने हैं क्या आप लोगों ने? सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो अब सुन लो भाई। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर में जैसे क्रोमोसोम नंबर, सेल का उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, ये सब क्या है? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर है। खास करके क्रोमोसोम नंबर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर हो गया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, और उसका बिहेवियर हो गया, ये है उसके। ये क्या है भाई? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। एक दूसरी ब्रांच है इसमें कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, सॉरी। तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी प्लांट के जो केमिकल कंपोनेंट हैं उन पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट या इन प्लांट। प्लांट के अंदर या प्लांट के पास जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पर बेस्ड है कीमोटैक्सोनॉमी। मतलब जो केमिकल कंपाउंड है, जैसे आपके उदाहरण के तौर पर आप लिख लेना, जैसे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर,
प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, आपके टेनिन्स पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स मिलेंगे अपन को, टेनिन्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, टेनिन्स मिलते हैं, कई प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स देखने के लिए मिलते हैं, उनके अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी अपना इसी में आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके अलावा आपके लिपिड हैं, प्रोटीन वगैरह हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जैसे फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, ये सब क्या है भाई आपके, यही तो है सारे के सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इन्हीं सब बेसिस पर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, इन्हीं सब बेसिस पर हम लोग यहां पर कीमोटैक्सोनॉमी यानी प्लांट को इन्हीं सब बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक शब्द और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक, हेडिंग डालना सिस्टेमैटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया भाई आपका टैक्सोनॉमी, एक होता है सिस्टेमैटिक्स। ये क्या चीज होती है भाई, देखो एक लैटिन भाषा का शब्द है सिस्टेमा, उससे लिया गया है ये, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है क्या, सिस्टेमा, सिस्टेमा, ये एक शब्द है सिस्टेमा, इसी सिस्टेमा से लिया गया है क्या, सिस्टेमैटिक, इसी से बना है सिस्टेमैटिक। तो ये सिस्टेमैटिक जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, एक लैटिन भाषा का शब्द है सिस्टेमा, वहां से लिया गया है। और इस सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, इसका ये मतलब है। तो ये तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो टैक्सोनॉमी में भी था, यहां पर ऐसा क्या है भाई, फिर इसको अलग से क्यों बनाया, टैक्सोनॉमी का मतलब भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, यहां पर भी वही है। यहां पर एक चीज और है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो है ही है, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है, इस बात को भी ध्यान रखना। यानी कि ये जो है आपका सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक जो आप देख रहे हो ना, इसमें दो चीजें हैं, एक तो भाई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो हमने वहां लिखी दिया है, एक बार फिर से लिखे देते हैं, कौन सी अपनी इंक खत्म हो रही है इसमें ठीक है, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि ये डील करता है किसके साथ, विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिस्टमिक अरेंजमेंट तो करना ही करना है, साथ साथ में जो ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उस पर भी ये फोकस करता है। ये शब्द किसने दिया था भाई, ये शब्द दिया था लिनियस ने, लिनियस, पिछले लेक्चर में भी ये साइंटिस्ट का नाम आ चुका है, इस बार फिर से आ रहा है, आगे भी कई बार आएगा। लिनियस ने, याद रखना, लिनियस ने ये शब्द दिया था सिस्टमेटिक शब्द जो है। इनकी एक बुक है सिस्टमा नेचुरी, लिनियस की एक बुक है, उसमें इस शब्द का जिक्र किया है, बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ये लिनियस की बुक का नाम है, याद रखना, लिनियस की बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, इसके अंदर इस शब्द के बारे में बताया गया है, इस चीज को याद रखना। तो यहां पर किसका मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, किसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का। यानी कि टैक्सोनॉमी में और इसमें अंतर क्या है, टैक्सोनॉमी में हम सिर्फ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, यहां पर सिस्टमेटिक के अंदर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जाता है, उसी को हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमी तो हम पढ़ ही रहे हैं भाई, हमको टैक्सोनॉमी तो पढ़नी ही पढ़नी है, टैक्सोनॉमी तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ साथ में उसकी फाइलोजेनी भी पढ़नी है। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो भी हमको पढ़ना है। ये दोनों चीजें हमको यहां पर पढ़नी है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टमैटिक। आ गई बात समझ में,
अब तो आ गई होगी भाई, रटने जैसी इसमें कोई भी चीज है नहीं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ये जो टैक्सोनॉमी है इसकी बेसिक प्रोसेस क्या क्या है, कैसे इसमें होता है, सब चीजें देखें जरा अपन। बेसिक्स प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टोटल 4 प्रोसेस इसके अंदर होती है। कितनी प्रोसेस होती है? टोटल 4 प्रोसेस। यानी कि जो बेसिक प्रोसेस है कि कैसे हमको टैक्सोनॉमी में काम करना है, तो 4 प्रोसेस में होता है, और वो सिंपल सीक्वेंस आप लोग याद रखना। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। ये कैरेक्टराइजेशन में चाहो तो जेड लगा दो, इसकी स्पेलिंग में चाहो एस लगा दो, आपकी मर्जी है। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर को पहले समझो, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, उसके कैरेक्टर को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को समझिए पहले आप। कौन से कैरेक्टर? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के कैरेक्टर को समझिए। लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल। चाहे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो चाहे वो इंटरनल कैरेक्टर हो, हर तरह के कैरेक्टर को समझो। इसमें हम लोग वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के स्ट्रक्चर को समझो भाई, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उनका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो डेवलप होते हैं, इस चीजों को भी देखना पड़ता है यहाँ पर। डेवलपमेंट प्रोसेस, उनका इकोलॉजिकल एक्टिविटी या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसी है, एनवायरमेंट के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल प्रोसेस या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लिख लो, नॉट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये सारी जानकारी हमको यहां पर रखनी है। कैरेक्टराइजेशन में ये सारी चीजों पर हम लोग काम करते हैं। तो ये पहली स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद दूसरी स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन हो गया, उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमको वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है। एक्चुअल में हमको बताना है कि हाँ ये स्पीसीज कौन सी है। पहले हमने उसके कैरेक्टर स्टडी कर लिए, कैरेक्टर स्टडी करने से हमें पता चल गया कि हाँ ये स्पीसीज कौन सी है, तो उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन हमने बता दिया। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन हमको पता चल गया कि हाँ एक्चुअल में ये क्या है। हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया, करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड कर लिया, और बाकी की जो ऑलरेडी नोन स्पीसीज हैं उनसे ये कैसे अलग है ये भी हमने पता कर लिया। एंड करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड, उसको ठीक तरीके से हमने पहचान लिया है, और ये भी समझ लिया है कि बाकी की जो दूसरी स्पीसीज है उनसे ये कैसे अलग है। एंड डेस्क्राइब्ड फ्रॉम द अदर नोन स्पीसीज, एंड डेस्क्राइब्ड फ्रॉम अदर नोन स्पीसीज। बाकी की जो दूसरी स्पीसीज हैं, अदर नोन स्पीसीज हैं, उनसे ये कैसे अलग है ये भी हमने देख लिया। इससे करने से क्या होगा, इसकी नेम, इसका नामकरण जो है वो आसान हो जाएगा। सो दैट इट्स नेमिंग इज पॉसिबल, सो दैट इट्स नेमिंग इज पॉसिबल। इस वजह से हम लोग क्या इसका नामकरण कर पाएंगे, इसका अच्छे से नाम रख पाएंगे। अगली जो स्टेप है ना वो बेसिकली इसी पर डिपेंड है कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं करें तो हम लोग फिर अगली स्टेप पर नहीं जा सकते, यानी कि जो नॉमेनक्लेचर होता है वो नहीं कर सकते। अब ये हो गया। उसके बाद तीसरी स्टेप आएगी क्लासिफिकेशन की। हमने पहले स्पीसीज का कैरेक्टराइजेशन कर लिया, कैरेक्टराइजेशन के बाद उसमें हमने देख लिया कि भाई इसकी करेक्ट पहचान क्या है, इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने जो कैटेगरी पढ़ी थी, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी थी, किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे ऑर्डर, क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीसीज। तो इसको कौन सी स्पीसीज में रखना है, कौन सी मतलब स्पीसीज कौन सी देनी है, जीनस कौन सा रखना है, फैमिली कौन सी रखनी है, ऑर्डर कौन सा रखना है, क्लास कौन सा रखना है, फाइलम डिवीजन क्या रखना है, किंगडम कौन सा रखना है।
इसकी ग्रुपिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या करना है हमें, उसकी ग्रुपिंग करनी है ऑर्गेनिज्म की। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है ना उसकी हम लोगों को ग्रुपिंग करनी है। काय में ग्रुपिंग करनी है, जो भी उसकी कॉन्वीनियंट कैटेगरी है उसके अंदर, इनटू, भाई जहां पर उसके ज्यादा कैरेक्टर मैच कर रहे होंगे वहीं पर उसको रख देंगे हम लोग, कॉन्वीनियंट कैटेगरी, कॉन्वीनियंट कैटेगरी या फिर हम कहें टैक्सॉन जो है ना अपनी, उसमें इसको रख देते हैं उनके कैरेक्टर के बेसिस पर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर, जैसे उसके अंदर कैरेक्टर होंगे उसी बेसिस पर उसे हम लोग उसकी कैटेगरी में रख देंगे कि भाई क्या स्पीसीज में रखना है, स्पीसीज का नाम क्या देना है, वो सारी चीजें हैं। अब आती है इसकी नेमिंग, कि इसका नाम क्या रखें अपन। चौथी स्टेप है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर, ये टोटल 4 स्टेप है इसके अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर 4 स्टेप, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर में हमको क्या करना है, उसका नाम रखना है, स्टैंडर्ड एक नेम रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम। क्या होता है, जैसे कोई स्पीसीज है उसके ना ढेर सारे लोकल नेम होते हैं, जैसे आम है, आम का एक प्रॉपर हमने नाम रख रखा है जिसको हम लोग उसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम बोलते हैं, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। अगर ये मैंजीफेरा इंडिका नहीं होता तो सोचो अलग अलग जगहों पर उसके अलग अलग नाम है, कहीं जगह पर आम को आम कहते हैं, कहीं जगह पर उसको कैरी बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, तो लोकल नेम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोकल नेम है उसके, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई किसकी बात कर रहे हो आप मान लीजिए कैरी बोल रहे हो, मैं आम बोल रहा हूं, आपको नहीं पता कि कैरी क्या है, मुझे नहीं पता कि आम क्या है, हम लोग एक ही फल पे बात कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हम एक ही बात पे, एक ही टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर नाम नहीं है ना, आपकी भाषा में उसे क्या कहते हैं, मेरी भाषा में उसे क्या कहते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसका एक कॉमन नेम भी तो होना चाहिए, एक ऐसा नाम जो आपको भी पता हो मुझे भी पता हो। तो नॉमनक्लेचर इसलिए बहुत जरूरी है, एक स्टैंडर्डाइजेशन हमको करना है नाम का, एक स्टैंडर्ड नेम जो होता है ना वो हमको रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसके नाम का हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, जिससे वो सब लोगों को पता चल सके, जिससे वो सब लोगों को पता चल सके, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही नाम चले। जैसे आम को मैंजीफेरा इंडिका यहां भी बोलते हैं और पूरी दुनिया में उसे मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए ये जरूरी है नॉमनक्लेचर। इसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म उसी सेम नाम से पूरी दुनिया में पहचानी जाएगी, सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन with the same name in all over the world, पूरी दुनिया में उसे एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए उसका नॉमनक्लेचर बहुत 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 जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। ये नॉमनक्लेचर समझ गया नॉमनक्लेचर क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई हमारी दुनिया में मिलियंस में प्लांट और एनिमल्स हैं और हर जगह उनके अलग अलग लोकल नेम है, तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि भाई आप किसकी बात कर रहे हो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप आम बोल रहे हो, कोई मैंगो बोल रहा है, कोई कैरी बोल रहा है। मैंजीफेरा इंडिका एक स्टैंडर्ड नाम रखो जिससे पूरी दुनिया में जाना जाएगा, पूरी दुनिया में, तो इसका नाम का हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। तो यहां पर जो साइंटिफिक नेम हम रखते हैं ना, ये तभी पॉसिबल है जब इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके हम लोग। इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत 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 जरूरी है, अगर इनका आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं है तो फिर नॉमनक्लेचर ठीक से नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है, अगर सही से आइडेंटिफिकेशन हो चुका है तब उसका नॉमनक्लेचर पॉसिबल होगा, ये लिख लेना। इफ आइडेंटिफिकेशन इज करेक्ट, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन करेक्ट है देन नॉमनक्लेचर पॉसिबल है, तभी उसका नॉमनक्लेचर जो है वो पॉसिबल होगा। अगर आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं किया तो नॉमनक्लेचर भी उसका ठीक से हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो हम लोग उसका स्टैंडर्ड नेम रखते हैं जिसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं, इसके रखने के रूल कौन बनाता है, ये भी देखे भाई यहां पर, रूल्स ऑफ नेमिंग या रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर, यहां पर 2 हैं। अगर मैं यहां पर प्लांट की बात करता हूं, अब देखो प्लांट के जो नाम होते हैं साइंटिफिक नेम, उनको हम लोग बॉटनिकल नेम भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम तो है, कॉमन शब्द है, प्लांट के लिए स्पेशल आप बॉटनिकल नेम बोलिए।
और अगर एनिमल है तो उसके लिए आप जूलॉजिकल नेम बोलिए, जूलॉजिकल नेम। या साइंटिफिक नेम तो कॉमन है, साइंटिफिक नेम तो इसके लिए भी बोल दो, इसके लिए बोल दो, लेकिन अगर स्पेशल बोलना हो तो प्लांट के लिए बॉटनिकल नेम और एनिमल के लिए जूलॉजिकल नेम शब्द का इस्तेमाल करें। तो यहां पर प्लांट के जो बॉटनिकल नेम है, यानी उसका जो साइंटिफिक नेम है, वो कौन देता है, उसका अधिकार किसके पास है, कौन तय करेगा कि इसे क्या बोलना जाए, कौन बताएगा इसके नियम? आईसीबीएन। ये नियम तय करने वाला कौन है? आईसीबीएन। ऐसे ही एक होता है आपका आईसीजेडएन, आईसीजेडएन, ये जूलॉजिकल नेम देता है। अब ये क्या चीज है सर, आईसीबीएन और आईसीजेडएन? आईसीबीएन, इसका पूरा नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूरे नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यह है इसका पूरा नाम। 1961 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था दुनिया ने। कब एक्सेप्ट किया गया था इसको? 1961 में, एक्सेप्टेड इन 1961। ऐसे ही कौन सा है भाई आपका दूसरा? आईसीजेडएन। तो आईसीजेडएन, इसका क्या मतलब हुआ बाबू? आईसीजेडएन है इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। किसी को रटना पड़ा क्या? रटने की तो जरूरत ही नहीं है, मेरे होते हुए कैसे रट लोगे भाई? मैंने नहीं रटा, तुमको कैसे रटवा दूं मैं? जो चीज रटने की है वो रटेंगे, इनको क्या रटना है? तो सिंपल सिंपल सी चीजें समझो, जितना समझ सकते हो समझ लो। तो भाई हम जो भी साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं हम जो भी साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं, अब जैसे प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग बॉटनिकल नेम कह देंगे। भाई प्लांट के अंदर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉटनिकल नेम बोल देते हैं। ये प्लांट के अंदर बोल देते हैं बॉटनिकल नेम, ठीक है। और इसी को हम लोग जियोलॉजिकल नेम बोलते हैं। एनिमल के अंदर है तो इसी को जियोलॉजिकल नेम बोल देंगे, इन एनिमल। एनिमल के अंदर इसको जियोलॉजिकल नेम बोलेंगे, प्लांट के अंदर बॉटनिकल नेम से बुलाएंगे, है तो साइंटिफिक नेम ही। अब दोनों में से कोई भी हो, आप अक्सर देखते हो ज्यादातर जो आपके हैं, ऑलमोस्ट जितने भी हैं, ऑल, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एसएन। बॉटनिकल नेम को शॉर्ट में बोलते हैं बीएन, हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं, लेकिन अपन अपने हिसाब से इसको शॉर्ट में बोल देंगे जेडएन, सिर्फ अपने हिसाब से समझने के लिए। जेडएन तो जिंक भी होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। चलो एक काम करो, हटा ही देता हूं, कोई भरोसा थोड़ी होगा कंफ्यूज तो फिर। हटाओ भाई, हटाओ हटाओ हटाओ, इससे पहले कि तुम लिख लो मैं हटा ही देता हूं जल्दी से, हटाओ 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 हटाओ। ठीक, तो भाई यहां पर ऑलमोस्ट जितने भी साइंटिफिक नेम हैं आप देखोगे वो दो शब्द के बने, मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्द के बनते हैं। ज्यादातर साइंटिफिक नेम जो होते हैं, जूलॉजिकल नेम हो या बॉटनिकल नेम हो, उसमें कितने शब्द होते हैं? दो शब्द होते हैं। इसको बोलते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्वि नाम पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यह है आपकी अगली हेडिंग, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको हम लोग देखेंगे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, ये सिस्टम किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, उन्होंने ये सिस्टम दिया था। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लिनियस, जिसका नाम हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। लिनियस कम से कम 6-7 बार पढ़ लिया, पिछले लेक्चर में भी 2-3 बार था, इस बार फिर हो गया 2 से 3 बार। तो लिनियस, इन्होंने कहा कि भाई इनके अकॉर्डिंग हर एक साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम,
इनके अकॉर्डिंग या इनके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर एक साइंटिफिक नेम में, एवरी साइंटिफिक नेम, हर एक साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, चाहे वो किसी का हो, प्लांट का हो या एनिमल का हो। कौन कौन से हैं वो दो कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट तो है जीनस और दूसरा कंपोनेंट है स्पीसीज। ये दो चीजों से मिलकर के ही बनता है कोई भी साइंटिफिक नेम। जीनस और स्पीसीज ये दो चीजों से मिलकर के बनता है। जीनस जिसको हम लोग जेनेरिक भी बोल सकते हैं, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और जो स्पीसीज होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक इपीथेट भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक इपीथेट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कोई भी साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो चीजें होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंगो का ही ले लो भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। उदाहरण मैंगो, मैंगो का क्या है भाई? साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में ये पहला वाला जो नाम है, पहला जो शब्द है मैंजीफेरा, पहला शब्द जो है, फर्स्ट वर्ड जो है, वो हमेशा क्या होगा? वो होगा हमेशा जीनस। याद रखना, किसी भी साइंटिफिक नेम में सबसे पहला शब्द हमेशा जीनस होता है। और दूसरा शब्द यहां पर क्या है? इंडिका, जो कि सेकंड वर्ड है इसके अंदर, नॉट वर्ड, वर्ड। ये है भाई स्पीसीज का नाम। यानी कि कोई भी साइंटिफिक नेम हो, कोई भी साइंटिफिक नेम, उसमें दो चीजें हैं। पहला शब्द, फर्स्ट वर्ड, अरे जो हमेशा क्या होता है? जीनस होता है। क्या कर रहे हो भाई? ऑलवेज जेनेरिक नेम, जो हमेशा क्या होगा? जेनेरिक नेम ही होगा। और दूसरा शब्द उसके अंदर होता है जो हमेशा स्पीसीज का नाम होगा, ऑलवेज स्पीसीज नेम। यानी कोई भी साइंटिफिक नेम है वो दो चीजों से बना है, पहला है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। यानी कि अगर हमें किसी का साइंटिफिक नेम पता हो तो हमें उसका जीनस और स्पीसीज तो वैसे ही पता चल जाएगा कि उसका जीनस क्या है और उसकी स्पीसीज क्या है। जैसे ये हो गया, ठीक। तो ये किसने दिया था? ध्यान से सुनिएगा, लिनियस ने दिया था। कब दिया था? 1753 में दिया था। तो ये जो सिस्टम है वो किसने दिया था? लिनियस ने। एक बार फिर से लिख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, जितना लिखोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें यही क्लास में ही याद हो जाएंगी। लिनियस, लिनियस ने दिया था, लिनियस ने। ये जो सिस्टम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। कब दिया था? 1753 में। सोचो कितना पुरानी बात हो गई। 1753 में यह सिस्टम दिया था। इनकी एक बुक बनाई, इनकी एक बुक आई थी जो पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को, जिस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। इन हिज बुक, बुक का नाम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम। ये नाम याद रखना, इस बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। स्पीसीज प्लांटेरम किसकी किताब है? ये लिनियस की किताब है। ये पब्लिश कब हुई थी? 1 मई को पब्लिश हुई थी ये, एट 1 मई 1753। और उसी के अंदर, इसी बुक के अंदर हमें स्पीसीज प्लांटेरम, मतलब इसमें प्लांट के बारे में सारी जानकारी है, सारी जानकारी प्लांट के बारे में है। और एनिमल के नॉमेनक्लेचर पर एक और अलग किताब इन्होंने दी है। ये जो लिनियस साइंटिस्ट है ना, इन्होंने एनिमल का नॉमेनक्लेचर भी बताया है। प्रपोज्ड द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज अदर बुक। एक और किताब है इनकी। एक किताब तो भाई ये हो गई, ये वाली जो किताब है ना, इसके अंदर इन्होंने जितने भी आपके प्लांट के बॉटनिकल नेम है वो बताए हैं। यानी प्लांट के बॉटनिकल नेम स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर मौजूद है। और एनिमल के जो बॉटनिकल नेम है वो इन्होंने अपनी किताब है सिस्टेमा नेचुरी, उनके अंदर बताए गए। सिस्टेमा नेचुरी,
सिस्टमा नेचुरी नाम की जो किताब है, इसका 10वां एडिशन था, 10th एडिशन। ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं अपन, इसको भी देख लेना। 10वां एडिशन था इस किताब का, 10th सिस्टमा नेचुरी का 10वां एडिशन था। ये 1758 में पब्लिश हुई थी, 1 अगस्त को, पब्लिश्ड एट 1 अगस्त 1758 को ये पब्लिश हुई थी। आगे बात समझ में? चलो अब बात करें यहां पर हम कुछ यूनिवर्सल रूल हैं, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल हैं। क्या है वो नियम, उनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली चीज तो भाई लैंग्वेज, कि जो आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो उनकी लैंग्वेज क्या होगी। जितने भी साइंटिफिक नेम यहां पर बताए गए हैं वो सब की सब लैटिन लैंग्वेज में है। जितने भी बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो जनरली किस भाषा में है? लैटिन भाषा में है। जनरली ऑल साइंटिफिक नेम, जितने भी साइंटिफिक नेम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं यहां पर प्लांट एनिमल बार बार नहीं लिखूंगा, प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं। जितने भी साइंटिफिक नेम है वो सब लिखे जाते हैं लैटिन भाषा में, रिटन इन लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज जो है ना उसमें लिखे जाते हैं। तो हम ये जितने भी पढ़ते हैं ना, जैसे मैंगो का हमने पढ़ा, ये एक तरह से भी देखा जाए तो ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें समय के साथ बदलाव नहीं होते, इसलिए इसमें लिखे गए हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्यों रखते हैं? बच्चों को अक्सर ये दिमाग में आ सकता है ना कि सर लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक मरी हुई भाषा है, एक डेड लैंग्वेज है, अब इसको कोई बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होता। देखो, बदलाव हमेशा उसमें होता है जो जिंदा हो। अगर कोई भाषा अभी इस्तेमाल में है तो उसमें धीरे धीरे बदलाव भी होगा। अब लैटिन भाषा जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, इसको कोई नहीं बोलता, तो जब इसको कोई बोलेगा नहीं, इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो जो है वैसा ही बना रहेगा, तो इसमें कभी चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस नेवर अकर, इसमें चेंजेस कभी नहीं होते विद द टाइम, क्योंकि मरी हुई भाषा है, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है, इसलिए हमने इस भाषा से लिए हैं। इसलिए अगर भाई चेंज हो जाएंगे तो हमारा साइंटिफिक नेम भी बदल जाएगा फिर तो हम ऐसी भाषा चुन रहे हैं जो कभी चेंज ही ना हो, तो हमारा साइंटिफिक नेम भी वही की वही बना रहेगा। आ गई बात समझ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आलू का है सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम ये क्या है? इटैलिक भाषा में है। जैसे आपका हाउस स्पैरो है, पैसर डोमेस्टिकस, वो क्या है? वो भी आपका इटैलिक में है। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, इटालियन भाषा में है। जैसे आलू है, आलू का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब तक तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, कई बार तो अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या है? लैटिन भाषा में है ये सारी, इटैलिक इटैलिक बोल रहा हूं मैं जब से, लैटिन भाषा में है ये। इटैलिक में तो उसको लिखते हैं, अभी बताएंगे फॉर्मेट में, तो खैर लैटिन में उसको लिखते हैं। ठीक है। हाउस स्पैरो है जिसको बोलते हैं पैसर डोमेस्टिकस, हाउस स्पैरो ये है पैसर डोमेस्टिकस। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये भी क्या है? ये भी लैटिन भाषा में है, ये भी आपके लैटिन भाषा में है। इनकी भाषा भी कैसी है? लैटिन ही है, और ये जीवन भर कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि मरी हुई भाषा है। आ रही है बात समझ में? ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। अब बात करें हम लोग यहां पर दूसरे नंबर पर फॉर्मेटिंग की, कि लिखना कैसे है। फॉर्मेटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, लिखे कैसे। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं। अगर मान लीजिए प्रिंटेड है, कंप्यूटर में अगर आप लिख रहे हो प्रिंटेड है, तो जो आपका लैटिन है ना, सॉरी, जो आपका साइंटिफिक नेम है ना, उसको हमेशा इटैलिक में लिखना है, हमेशा इटैलिक में लिखना है। अगर प्रिंटेड है तो कंप्यूटर में अगर अपन टाइप करें तो उसमें इटैलिक का ऑप्शन आता है, तो इटैलिक में लिखो। इटैलिक से बेसिकली है ये शो करता है उसके इटालियन ओरिजिन को, टू शो द लैटिन ओरिजिन, या उसका इटालियन ओरिजिन जो है ना, बेसिकली लैटिन ओरिजिन पर ही फोकस करते हैं अपन, लैटिन भाषा ही बोलते हैं उसको।
तो उसका जो लैटिन ओरिजिन है उसको शो करेगा, इसलिए हम लोग इसको इटैलिक भाषा में लिखते हैं, यानी हल्का सा तिरछा लिखते हैं ना, इटैलिक। और अगर मान लीजिए आप हाथ से लिख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूं हाथ से, तो भाई हाथ से कैसे लिखोगे इटैलिक में, वो तो पॉसिबल नहीं है। भाई इटैलिक प्रिंटेड में तो ठीक है, प्रिंटेड कोई डॉक्यूमेंट है उसमें तो ठीक है अपन लिख देंगे, लेकिन हाथ से कैसे लिखोगे? तो हाथ से आपको कुछ नहीं करना, अंडरलाइन कर देना है सेपरेटली दोनों शब्दों को। जो दोनों शब्द हैं यहां पर उनको आप अंडरलाइन कर दो, अलग अलग करना है अंडरलाइन, एक ही अंडरलाइन नहीं, दोनों में अलग अलग अंडरलाइन हमको यहां पर करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे इसी का एग्जाम्पल लिखो अपन, इसी का लिखो आलू का। अब मान लीजिए प्रिंटेड कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कैसे लिखा होगा? सोलेनम ट्यूबेरोसम, इस तरीके से रहेगा, हल्का हल्का सा झुका झुका सा। ये इटैलिक है, इसको हमें इटैलिक करना है। ठीक है, कंप्यूटर में ऑप्शन आता है एमएस वर्ड में, इटैलिक कर दो उसको। और अगर हाथ से लिखा है, सेम यही चीज हाथ से लिखना है, तो फिर सिंपल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लो, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, बस अंडरलाइन कर देना, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, ध्यान रखना दोनों शब्द को अंडरलाइन करना है। ये हमारा करेक्ट तरीका हो गया प्रिंटेड में, और ये हैंड रिटन लिख रहे हो तो हमेशा ऐसे लिखो आप। आ गई बात समझ में? फिर आते हैं अपन कैपिटलाइजेशन, तीसरा जो नियम है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कौन सा शब्द कैपिटल लेटर में लिखना है, कौन सा शब्द स्मॉल लेटर में लिखना है। जो सबसे पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड कौन सा होता है साइंटिफिक भाषा में? जीनस। इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करनी है, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, हमेशा इसको स्टार्ट करोगे किससे? कैपिटल लेटर से। सबसे पहला शब्द जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, हमेशा याद रखो कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। और जो दूसरा वर्ड है स्पीसीज, उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो। और जो दूसरा शब्द है यहां पर स्पीसीज, इसको स्टार्ट करना है अपन को स्मॉल लेटर से, विद स्मॉल लेटर, इसको छोटे शब्द से शुरू करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कई बार ऐसी चीजें लिख देता हूं, लेकिन अभी तो बताना है तो अभी तो सही लिखना पड़ेगा। जैसे आलू का ही लिखें अपन, तो आलू का क्या होता है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। क्या ये सही लिखा है? जी नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? तो देखो भाई, यहां पर सोलेनम का तो एस ठीक है, हमने ये कैपिटल लेटर बना दिया, लेकिन जो दूसरा शब्द है स्पीसीज, इसमें ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, नॉट कैपिटल लेटर, इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। और हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन भी करना है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी चीजों पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसका करेक्ट लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का सही तरीका होगा सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये एकदम सही है, और अंडरलाइन भी इसमें करना पड़ेगा, ये एकदम सही है, ये सही तरीका है। इसमें आप देखोगे तो पहला शब्द जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, बिल्कुल नहीं सही लिखा है हमने जीनस का पहला शब्द, और यहां पर पहला शब्द जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, और यही उसकी डिमांड है। और साथ साथ में अंडरलाइन भी किया हुआ है। बस नहीं, अभी एक चीज और है इसमें। क्या है वो एक चीज? वो है ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था उसका नाम एंड में लिखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, साइंटिस्ट हु फर्स्ट described the species name, उसका नाम भी हमको सबसे लास्ट में इंडिकेट करना पड़ेगा। राइट दियर नेम, पूरा नाम लिखना है क्या? नहीं, पूरा नाम नहीं लिखना है, केवल एक शब्द लिखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है, लास्ट में जाकर के, वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड फॉर्म में अपन को लिखना है एट द लास्ट ऑफ
साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम के सबसे आखिरी में आकर के एब्रीविएटेड फॉर्म में अपन को लिखना है। उदाहरण बताओ सर। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसका नाम जो है वो नॉर्मल भाषा में लिखेगा, रोमन जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना उसमें लिखेंगे, इटैलिक में कभी नहीं लिखना, इस बात को देखना। नेवर रिटन इन इटैलिक, इसको कभी भी इटैलिक में नहीं लिखना है, तो फिर इसको लिखिए आप नॉर्मल भाषा में, राइट इन रोमन। जो नॉर्मल होता है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं ये नॉर्मल ही है, रोमन लैंग्वेज में इसको लिखिए, नॉर्मल जो नो रोमन फॉन्ट होता है उसमें लिखो। जैसे जैसे मान लो मैंगो का अपन बात करें, मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका। अब ये है, अब अगर प्रिंटेड में होता तो यही इटैलिक में होता, अब चूंकि प्रिंटेड नहीं है, ये मैं हैंड रिटन कर रहा हूं तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखो ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि मैंने इंडिका में कैपिटल आई बना दिया। तो करेक्ट क्या है? मैंजी फेरा इंडिका। अब मैंने ऐसे लिख दिया, अभी भी ये गलत है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में आई थिंक आया है। इसमें क्या है भाई, इसमें अपन को साइंटिस्ट का नाम भी बताना पड़ेगा, साइंटिस्ट का नाम कहां लिखा है आपने वो भी लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैंजी फेरा इंडिका। अब यहां पर जस्ट लास्ट में एब्रिएटेड फॉर्म में लिखो, जैसे लिनियस ने इसका बताया था तो ऐसे लिख दो बस नॉर्मल, या एल भी लिख सकते हो। ये है, इसको अंडरलाइन कर दो। अब क्या ये सही है? बिल्कुल, अब ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। करेक्ट जो है ना वो यही है, करेक्ट नेम यही है। ये भी करेक्ट पर लिखने में क्या जाता है, लेकिन प्रॉपर अगर अपन को लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या चीज है? ये एब्रीविएटेड फॉर्म है उस साइंटिस्ट के नाम का, एब्रीविएटेड फॉर्म है ये ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जो वैज्ञानिक है ना उसके नाम का ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लिनियस। आज के बाद आपको कभी भी ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये पीछे जो लगा रहता है, लिखा रहता है, वो क्या है? वो लिनियस है। आ रही है बात समझ में? यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बाइनोमियल ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी होता है, हालांकि वो इतना पॉपुलर नहीं है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में क्या तीन तीन शब्द होंगे? हाँ 3 शब्द होंगे। कुछ के अंदर है ये, बहुत ही कम, हर एक में नहीं होता। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको अपन 3 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो डिविजिबल हैं स्मॉलर यूनिट में। स्पीसीज जो हैं वो डिविजिबल हैं इनटू स्मॉलर यूनिट, छोटी छोटी यूनिट में वो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सब स्पीसीज, कॉल्ड सब स्पीसीज। तो ऐसी जगहों पर फिर 3 नाम हो जाते हैं, ऐसी जगहों पर क्या हो जाते हैं? 3 नाम। जैसे उदाहरण के तौर पर होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस। अब ये जो होमो सैपियंस है इसमें आपका एक और जोड़ दो, वो है यूरोपियस, यूरोपियस। ये 3 नाम हो गए सर। ये कैसे 3 नाम हो गए? देखो पहला तो शब्द हमेशा जीनस ही रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। दूसरा शब्द जो है वो हमेशा स्पीसीज ही रहेगा, कोई टेंशन लेने बात नहीं। ये जो तीसरा है ना, ये इस स्पीसीज की सब स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज है, यानी कि ये इंसान है कहाँ के हैं? बेसिकली यूरोपियन रेसेस के हैं, ये उनका है। ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है किसका? यूरोपियन रेसेस ऑफ ह्यूमन। हम इंसानों के ही हैं, लेकिन हमारे में जो यूरोपियन रेस है ना उनका साइंटिफिक नेम लिख दिया है। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंस इसका है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही रहता है, वही आप लोगों को याद करना है, उसी के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।